बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग जो है उसके हवाले से बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने प्रेजेंट से फ्यूचर तक पहुंचने की कोशिश करती है, किस तरह से प्लानिंग करती है। तो इसमें जो बेसिक टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, पर्पस ऑफ प्लानिंग, वाई ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्लान्स, उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स जो प्लानिंग प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, वी विल डिस्कस दैट। फिर हम स्वॉट एनालिसिस जो है उसको डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे जो है हम प्लानिंग का प्रोसेस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लानिंग करती है, तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग के हवाले से पहले तो डेफिनेशन को देखते हैं। प्लानिंग इज़ चूजिंग ए गोल एंड डेवलपिंग ए स्ट्रेटजी टू अचीव दैट गोल। अगर एक गोल हो तो उस गोल को हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है और फिर उसके हवाले से स्ट्रेटजीज़ डिफ़ाइन करती है कि उस स्ट्रेटजीज़ उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या एक्शन प्लान होगा। आपको याद होगा कि हमने मैनेजमेंट प्रोसेस जो पढ़ा था पहले, उसमें हमने देखा था कि प्लानिंग जो है वो पहला स्टेप है मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो पहले स्टेप के हवाले से प्लेटो ने एक बात की, उसने कहा द बिगिनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क। यानी जो काम जो है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो उसकी बिगिनिंग है, उसका शुरू जो है, उसकी इब्तदा है। तो प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ए सेंस कि ये पहला स्टेप है प्लानिंग उसका मैनेजमेंट प्रोसेस का। और पहला स्टेप जो है वो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पहला स्टेप ठीक तरीके से नहीं लेती तो ज़ाहिर है फिर आप उसको पता है उसकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाकी प्रोसेस के ऊपर भी जो असर पड़ेगा। तो मैंने प्लानिंग के हवाले से ये बात कही जाती है कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। कि अगर आप प्लान करने में फेल हो गए हैं तो इसका मतलब आप फेल होने में आपने आप प्लान कर लिया, कि इसका मतलब यू आर सपोज टू रेडी फॉर फेलियर, कि अगर आपने प्लान नहीं किया। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब उस के हवाले से हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं प्लानिंग के। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है फ्यूचर के लिए, इसका मतलब है कि वो उसको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को कि उसने क्या करना है। उसके सारे डिसीजन जो होंगे किसी भी हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे जो है वो उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, चूँकि हमने ऑलरेडी एक अपनी डेस्टिनेशन, एक अपनी डिज़ायर्ड आउटकम जो है, या एक हमने अपनी जो तय कर ली है कि वहाँ पे हमने ये अचीव करनी है, जो चीज़ अचीव करनी है। तो इसका मतलब हम फिर हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारे रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट, हमारे सारे डिसीजन जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो होगी। तो एक इट्स प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, हमारे सारे डिसीजन के लिए एक सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो मिलती है। इसके साथ साथ ये होता है एक सिलेक्शन ऑफ ए बेस्ट गोल। जब हम प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं तो अल्टीमेटली एक प्रोसेस है जिसमें हम बेशुमार हमारे पास डेस्टिनेशन हो सकती है, हमारे पास फ्यूचर के बेशुमार जो है वो हो सकती है कि हम जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। तो हम जो बेस्ट जो होगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम वो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ करना चाहेंगे। तो हमारे उन फ्यूचर को अचीव करने के लिए जो बेस्ट गोल होंगे, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सबसे बेहतर होंगे, हमारे रिसोर्स के हिसाब से, हमारी सक्सेस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन फिर वो गोल जो है वो सिलेक्ट करेगी। जब हम यानी एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के नतीजे में अल्टीमेटली हम बेस्ट गोल जो है वो उनकी सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से रिसोर्स जो है उनकी अनसर्टेनिटी और रिसोर्स की वेस्टेज जो है उससे हम बच जाएंगे, और ये रिड्यूस करेगी अनसर्टेनिटी को, रिड्यूस करेगी हम, और इसी तरह से ये मोटिवेट करेगी लोगों को, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि अगर हमें ये पता ना हो कि हमने जाना किधर है तो ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा जो है वो एक अनसर्टेन कार होगा। लेकिन जब हम एक डायरेक्शन तय कर लेते हैं तो फिर मतलब उस डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए लोग तैयार होते हैं, और ये बड़ी मोटिवेटिंग होती है। कम से कम लोगों को पता वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम फ्यूचर, सम काइंड ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की बात जो अभी मैंने कहा कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको मिनिमाइज़ करती है, बजाय इसके कि हम बहुत सारे काम करने की कोशिश करें और ऑर्गेनाइजेशन में रिडंडेंसी हो, एक ही चीज़ जो है वो बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हों और उससे वेस्टेज की रिसोर्सेज हो, तो ये जो है वो चीज़ बचाती है। प्लानिंग जो है इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज़ होती है, कम होती है। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर होता है। लोगों जब प्लानिंग करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि प्लानिंग के नतीजे में लोगों की जिम्मेदारियाँ होंगी, किसी न किसी के ऊपर कोई एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
तो फिर हम तय कर सकते हैं कि किस बंदे को अकाउंटेबल जो है वो ठहराया जा सकता है, किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हम अपनी रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट भी अच्छी करेंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी कम होगा। इसका मतलब है उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुख्तलिफ लोग काम करें उनमें कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगी और कंट्रोल भी ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर होगा। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें और इसके साथ और बेशुमार फ़ायदे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी चीज़ें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। तो प्लानिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे फ़ायदे जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन सारे फ़ायदे जो ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करती हैं फाइनेंशियली भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा कामयाब होती हैं और उन ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में कोहेसिवनेस, आपस में कमिटमेंट जो है वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। अब अभी इसको जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ जैसे हम देख रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी करेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसकी हमें कितनी समझ आ रही है। तो हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स फॉर द फ्यूचर एंड डिफाइन प्लान ऑफ एक्शंस टू अचीव दोज गोल इज़ कॉल्ड। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या ये कंट्रोलिंग प्रोसेस है जिसमें हम गोल सेट करते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन है, या ऑर्गेनाइजिंग है, या प्लानिंग है। तो गोल सेट करना फ्यूचर्स के लिए और फिर प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तय करना, इस सारे अमल को हमने अभी देखा कि इसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो आगे चलते हैं, इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं हम। बेटर प्लानिंग, इसके फ़ायदे क्या हैं? बेटर प्लानिंग जो है वो आपको क्या फ्राहम करती है? तो बेटर प्लानिंग provides direction and guidance, it motivates employees, it helps organization to have effective control। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये जो बेटर प्लानिंग जो है इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे ही फ़ायदे होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस जितने भी ऊपर लिखे हैं ये सारे ही बेनिफिट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं अच्छी प्लानिंग करने से। और अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नुकसान होगा अगर हम वैसी चीज़ों को चलाने की कोशिश करेंगे। अब प्लानिंग का जो प्रोसेस है, इस प्लानिंग के प्रोसेस में जो ख़ास टर्म, जो ख़ास एलिमेंट उसका हिस्सा होते हैं, जो ख़ास टर्म्स यूज़ होती है, अब उनको हम बारी बारी पहले डिस्कस करते हैं और एंड पे फिर इन सारी टर्म्स को जो है हम देखेंगे कि ये प्लानिंग के प्रोसेस में किस तरह से जो है वो यूज़ होती हैं। तो बेसिक एलिमेंट प्लानिंग के है क्या? सबसे पहले तो विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं। विजन स्टेटमेंट क्या होती है? विजन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो डिज़ायर्ड जो है वो फ्यूचर है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहुंचना चाहती है। वेयर वी वांट टू बी इन द फ्यूचर, जिस जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं, फ्यूचर जो है हम विजन करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन 5 साल बाद या 10 साल बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ पे जो है वो देखना चाहेगी। तो फ्यूचर जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सारी एफर्ट जो है उस फ्यूचर को अचीव करने के लिए होती हैं। इट शुड बी स्टेटेड क्लियर होने चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि विजन स्टेटमेंट जो होती हैं वो अचीवेबल नहीं होती। अगर बंदा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके से देखे कि वो अचीवेबल नहीं है तो ज़ाहिर उसकी तो वो कोशिश ही नहीं करेगी। तो विजन स्टेटमेंट अचीवेबल भी होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर अचीवेबल होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेगी, ठीक है। लेकिन विजन स्टेटमेंट जो होती हैं वो कुछ स्टैटिक नहीं होती हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको इम्प्रूव करती रहती है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी विजन स्टेटमेंट को रियलाइज़ करती है, वो उस तक पहुंचती है, तो ज़ाहिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उससे अगले ही जो है वो को विजन जो है वो रख लेती है। लेकिन ऐसी ही होनी चाहिए जो विजन स्टेटमेंट जो है वो इंस्पायरिंग हो। इंस्पायरिंग तभी होंगी अगर वो अचीवेबल भी होंगी, रियलिस्टिक जो है वो विजन स्टेटमेंट जो है वो होंगी। लेकिन ये होंगी सारी फ्यूचर ओरिएंटेड के ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक 5 साल बाद 10 साल बाद जो है वो कहाँ पे देखना चाहेगी। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट जो है वो है उसका मिशन स्टेटमेंट। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट के अंदर ही एम्बेडेड होती है विजन स्टेटमेंट, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने विजन स्टेटमेंट अलहदा बनाई होती है, मिशन स्टेटमेंट अलहदा बनाई होती है। और रिकमेंडेड भी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी विजन स्टेटमेंट अलहदा बनानी चाहिए, मिशन स्टेटमेंट अलहदा बनानी चाहिए। क्योंकि मिशन स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं बेसिक पर्पज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वाई वी आर इन दिस बिज़नेस, हम इस बिज़नेस में हैं क्यों, हम बेसिक पर्पज़ उसका क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं जिस वजह से ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर व्हाट इज़ आवर बिज़नेस, हमारा बिज़नेस है क्या। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कर ले। तो अगर मिशन स्टेटमेंट होगी तो ये एक बाउंड्री है जो ऑर्गेनाइजेशन को बताती है कि उसका बिज़नेस क्या है। हाँ, मिशन स्टेटमेंट जो है वो भी कोई उसी तरह से जैसे विजन स्टेटमेंट को स्टैटिक नहीं होती, रिजिड नहीं होती, ये भी चेंज हो सकती है। लेकिन जब भी चेंज करनी हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बैठ के सारे लोग जो भी पार्टिसिपेंट हो गए उनको सोच के उसको जो है वो चेंज करना चाहिए। लेकिन कम से कम जब आपने बना लिया तो फिर आप
ये नहीं होगा कि आपको पता भी ना चले और आप किसी दूसरे बिज़नेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होने से उसका पर्पस, उसकी फ़िलासफ़ी और उसकी जो है वो सक्सेस के चांसेस जो है वो फिर जो है वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को जब भी किसी दूसरे नए बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहे ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बैठ के सोचना चाहिए और फिर उस तरीके से अपनी मिशन स्टेटमेंट को वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हु इज़ आवर कस्टमर, और हमारे कस्टमर क्या होंगे। ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरह से अपने जिस सेगमेंटेशन को वो फॉलो कर रही है, जिस कस्टमर बेस को वो फॉलो कर रही है, वो भी उसको तय करना चाहिए। व्हाट प्रोसेसेस विल बी यूज्ड, वो प्रोसेस कौन से यूज़ करेंगे, मेथड्स कौन से यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो मिशन स्टेटमेंट का हिस्सा होती हैं। बेसिकली मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है जो तय कर रही है कि वो क्यों है, वो क्या बना रही है, उसका कस्टमर क्या होगा, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें जो मिशन स्टेटमेंट हम तय करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसका एम्प्लॉइज़ कंसर्न क्या होगा, सोसाइटी के हवाले से जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो क्या होंगी। तो बेसिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मिशन स्टेटमेंट से ये चीज़ें अपने आप को डिफ़ाइन करती है। मिशन स्टेटमेंट आपकी ब्रॉड होनी चाहिए, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत नैरो किस्म की मिशन स्टेटमेंट बना लें, वो ब्रॉड होनी चाहिए। लेकिन ब्रॉड बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होनी चाहिए। ब्रॉड अच्छी है कि उसमें अगर आप कल को कोई नया बिज़नेस उसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो मिशन स्टेटमेंट के अंदर आप आसानी से ऐड कर सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो आप इतनी ब्रॉड बना लें उसको। तो एक मिशन स्टेटमेंट जो है उसके साथ साथ बैलेंस भी होनी चाहिए, यानी ब्रॉड के सेंस में भी बैलेंस होनी चाहिए, ब्रॉड इस सेंस में भी जो है वो बैलेंस होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा जनरल भी ना हो, और उसमें सारे एलिमेंट्स का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। डायनामिक हो, इवॉल्विंग हो मिशन स्टेटमेंट को, बहुत ज़्यादा रिजिड किस्म की मिशन स्टेटमेंट ना हो कि आप उसकी वजह से स्टक हो के रह जाएं और बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो कर ना सके। और सारे स्टेक होल्डर्स का फोकस होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, कस्टमर हैं, इसी तरह से दूसरे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो लोग हैं उनके हवाले से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे स्टेक होल्डर्स का कंसर्न जो है वो उस मिशन स्टेटमेंट के अंदर जो है वो नज़र आना चाहिए। इसी तरह से फिर हम गोल और ऑब्जेक्टिव्स को भी देखते हैं। गोल और ऑब्जेक्टिव्स इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो टारगेट हैं, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। गोल जो है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कहा जाता है कि गोल जो है वो जेनेरिक फॉर्म होती है किसी चीज़ की। जैसे कोई बंदा ये कहे कि आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन जब वो उसको क्वांटिफाई करेगा, वो बताएगा कि वो क्या सक्सेस है, उसका मतलब क्या है, तो तब वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। या जैसे कोई बंदा कहता है कि आई वांट टू गेट ए मास्टर डिग्री, ये उसके गोल्स हैं, लेकिन जब वो कहता है आई वांट टू गेट ए MBA डिग्री, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो गोल्स बेसिकली गोल्स जो है या उसको ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में होना चाहिए। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे स्पेसिफिक से क्या मुराद है। मेजरेबल होने चाहिए, एग्रीड होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बेस्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें गोल्स जो है उसके अंदर होने चाहिए, और ये उसको एक अच्छे ऑब्जेक्टिव्स जो है बना देते हैं। और फिर जो एक और एलिमेंट जो है हमारी प्लानिंग का, वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज़ के हम कहते हैं वो एक्शन प्लान या वो प्लान ऑफ एक्शन, या वो चीज़ें जो हम करते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए मैं एडमिशन लूँगा यूनिवर्सिटी में, तो ये एडमिशन लेना जो है उसकी एक स्ट्रेटजी होगी। या ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मैं अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उस सेल्स को बढ़ाने के लिए अगर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो एडवर्टाइजिंग उसकी स्ट्रेटजी होगी। यानी जो गोल्स अचीव करने हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है उसको हम उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी कहते हैं। और ये स्ट्रेटजी जो है वो तीनों लेवल्स पे होती है। कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, इसको कॉर्पोरेट लेवल भी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल भी कहते हैं, और फिर फंक्शनल लेवल भी होता है। जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ लेवल्स के, तो वो फंक्शनल लेवल होगा। तीसरा लेवल जो है वो नेचुरल लेवल, ऑपरेशन लेवल होता है। हमने ये तीनों लेवल देखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल को कॉर्पोरेट लेवल या स्ट्रेटेजिक लेवल कहते हैं, और मिडिल जो है उसको फंक्शनल लेवल, और नीचे ऑपरेशन लेवल। इन तीनों लेवल्स पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, इन तीनों लेवल्स पे गोल्स भी बनाए जाते हैं, और इन तीनों लेवल्स पे उनको गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज भी बनाई जाती हैं। और जैसे हमने कहा कि हम गोल्स को देखते हैं कि स्मार्ट से क्या मुराद है। स्मार्ट जो है ये एब्रीविएशन है स्मार्ट, इसमें हम स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक और टाइम्ड जो है। तो एस से मुराद स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक से मुराद ये है कि गोल जो है वो बड़े क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे गोल्स को हमें क्लियर लिए गोल बनाने चाहिए, कुछ जेनेरिक किस्म के, एम्बिगुअस किस्म के जो है वो गोल्स नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। अगर गोल्स को हम क्वांटिफाई कर लेंगे, कोई ऐसा तरीकाकार बना लेंगे कि जिसे गोल्स को अचीव करें तो हमें पता हो कि हम गोल्स को अचीव कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि
आई वांट टू बी हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी पर्सन से हमें मुराद क्या है, हम इसमें फिर अगर मेजरेबल होंगे तो हम बताएंगे कि उस हेल्दी पर्सन का इतना वेट होता है, उसकी ये हाइट होती है, उसकी मेजरमेंट ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये, इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि आई वांट टू बी रिच पर्सन, तो रिच पर्सन को हम क्वांटिफाई करेंगे कि रिच पर्सन कौन क्या होता है, उसके पास कितने जो है वो पैसे होता है जिसकी वजह से रिच हो। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि वी वांट टू बी ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए कि वो क्या मेयार होगा जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सक्सेसफुल कहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि टास्क जो है ये गोल्स कैसे मेजर होंगे। एग्रीड, एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर, जितने भी लोग गोल्स में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्होंने गोल्स को परसू करना होता है, उन सबको उसके लिए एग्रीड होना चाहिए। देखें, जब लोग गोल्स को जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन की हम बेसिक डेफिनेशन ये पढ़ते हैं कि व्हेन 2 और मोर पीपल आर गैदर्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड फैशन टू अचीव कॉमन गोल, तो बेसिकली गोल जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कॉमन हो, जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करें। अदरवाइज फिर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान वो सारे लोगों में कमिटमेंट नहीं होगी, सारे लोग इकट्ठे होंगे, सारे लोग एग्रीड होंगे उन गोल के ऊपर, फिर उनको परसू भी सारे मिलकर करेंगे, तो फिर उसका अचीव करना आसान हो जाएगा। रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, गोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म में जो है वो आप अपने बहुत ऐसे गोल रख लें जो आप गोल जो है वो अचीवेबल ना हो, क्योंकि गोल जब अचीवेबल नहीं होते, इम्पॉसिबल होते हैं, तब भी लोग मोटिवेट नहीं होते, या गोल बहुत आसान हो तब भी लोग मोटिवेट नहीं होते। गोल चैलेंजिंग ज़रूर होने चाहिए लेकिन अचीवेबल होने चाहिए, तो ऐसे गोल जो है वो आपको जो मोटिवेट करते हैं, जो रियलिस्टिक हों। और फिर उसके साथ साथ उसके ऊपर टाइम भी डिफ़ाइन होना चाहिए कि कितनी देर में हम गोल जो है वो अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम डिफ़ाइन नहीं होगा तो फिर हो सकता है हम उसकी कोशिश ही ना करें, कि हमने गोल तो सेट कर लिया लेकिन हम उसको परसू करने के लिए जो है वो कोशिश ना करें और डिले जो उसका एलिमेंट जो आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जब गोल्स में होंगी तो गोल दे बिकम स्मार्ट गोल्स, गोल बिकम ऑब्जेक्टिव्स। ये तो ऑर्गेनाइजेशन को गोल सेट करते वक्त जो है वो इस क्राइटेरिया का ख्याल रखना चाहिए कि गोल जो है वो स्पेसिफिक भी हों, मेजरेबल भी हों, एग्रीड भी हों सारे लोग उसके ऊपर, और रियलिस्टिक हों, टाइम बेस्ड होने चाहिए। इनको भी अभी चेक करते हैं। द स्पेसिफिक स्टेप्स विच ऑर्गेनाइजेशन टेक्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स आर कॉल्ड, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है या स्टेप्स लिए जाते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको हम कहते क्या हैं। तो अभी हमने पढ़ा इससे पहले कि वो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, एक्शन प्लान जो है वो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक्शन हम लेते हैं, जो स्टेप्स हम लेते हैं, जो कोशिश हम करते हैं, वो हमारी स्ट्रेटजीज़ कहलाती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गोल्स टाइप ऑफ प्लान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कितनी तरह के हैं, या उसकी जो है वो डिफरेंट डायमेंशन के साथ उसको देखने की कोशिश करते हैं। एक तो उसके लेवल देखते हैं, ब्रेड्थ जो है उसकी लेवल। गोल जो है, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर, तो तीनों लेवल्स पे गोल जो है वो सेट किए जाते हैं। तो सबसे टॉप लेवल पे जो गोल सेट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक गोल्स, वो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का, चूँकि ये टॉप लेवल होता है, इसका मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल सेट किए जाते हैं टॉप लेवल पे, उसको हम स्ट्रेटेजिक गोल कहते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट के लेवल पे जो गोल सेट किए जाते हैं उसको हम फंक्शनल गोल भी कहते हैं, टैक्टिकल जो है वो गोल्स भी कहते हैं। तो हर फंक्शंस के हवाले से जो गोल सेट किए जाएंगे उसको हम टैक्टिकल गोल्स कहेंगे। और फिर निचले लेवल पे जो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, जब उस लेवल पे हमारे गोल्स होंगे उसको हम ऑपरेशनल गोल्स जो है वो कहते हैं। यही गोल जो हैं जब स्ट्रेटेजिक लेवल के होंगे तो ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक लेवल के, टॉप लेवल के होंगे तो ये गोल जो है वो लॉन्ग टर्म के होंगे। ये तकरीबन 5 साल के, 3 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए जो गोल्स होते हैं, 5 साल 10 साल के लिए जो गोल होंगे, ये लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रेटेजिक लेवल्स के गोल कहलाएंगे। टेक्टिकल गोल जो होते हैं वो मिड टर्म के गोल होते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जो गोल्स होंगे, जो 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए जो गोल होते हैं, जो निचले लेवल के गोल होते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। तो तीनों लेवल्स के जो है वो टाइम फ्रेम के हवाले से गोल होते हैं। फिर गोल्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी है। कुछ जो प्लान्स हैं या हम जो है वो प्लानिंग करते हैं, तो कुछ प्लान्स हमारे होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स वो हैं जो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए होते हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स हमें बार बार रूटीन में फेस करनी पड़ती हैं, तो ऐसी जो है उनके लिए हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स बनाते हैं। तो रिपीटेड प्रॉब्लम और रूटीन की प्रॉब्लम को देखने के लिए स्टैंडिंग प्लान होती है। और जो कभी कभार जो है वो जो न्यूली हमारे पास चीज़ें आएंगी, किसी एक काम के लिए प्लान किया जाएगा, वो हमारे प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स होते हैं। तो बेसिकली प्लान जो है वो हम टॉप लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे करते हैं। और इसी तरह से प्लान हम लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, मिड टर्म के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए करते हैं। और इसी तरह से प्लानिंग जो है वो 2 तरह की होती है, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं और सिंगल यूज़ प्लान होते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो है वो जो
उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए होते हैं जो इश्यूज़ हमें बार बार रूटीन में फेस करने पड़ते हैं, और सिंगल यूज़ प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन को वन टाइम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इसी के साथ हम देख रहे थे कि स्वाट एनालिसिस बड़ी अहम टर्म है। जो ये स्वाट जो है वो बेसिकली एब्रीवेशन है इन चार चीज़ों की। स्ट्रेंथ की, एस जो है स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस डब्ल्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, और थ्रेट्स है। ये चार चीज़ें जो है ये स्वाट एनालिसिस जो वो कहलाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो अपना प्लानिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान उन्हें एक अपना स्वाट एनालिसिस भी करना होता है। इसको हम सिचुएशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं, स्वाट एनालिसिस भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखना होता है। तो अभी आप देखिए, हमने इसमें बताया कि स्ट्रेंथ जो है और जो वीकनेस है ये आपकी इंटरनल होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इंटरनली भी देखती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एक्सटर्नली भी देखती है कि मार्केट में बाहर जो है वो इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। और इन दोनों चीज़ों को मिला के बेसिकली, यानी इसका मतलब है स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिला के, अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रेंथ के साथ मिला के ऑर्गेनाइजेशन फिर जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से फिर अपनी ऑब्जेक्टिव्स जो है बनाती है और फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज़ बनाती है। तो इससे ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल सेट करती है वो गोल जो है वो ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं, क्योंकि वो गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स बेस्ड गोल्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लिया और ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर की जो इन्वायरमेंट है उसको भी देख के जो है वो गोल सेट किए। तो एक ज़्यादा रियलिस्टिक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने आता है कि गोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस बेस पे जो है वो तय किए हैं। तो अब हम प्लानिंग का प्रोसेस देखते हैं एंड पे। जैसे हमने कहा था कि प्लानिंग का प्रोसेस और उसमें जो अभी हमने जो टर्म्स जो इसमें यूज़ होती हैं और स्वाट एनालिसिस यूज़ होता है, अब देखते हैं वो किस जगह पे कैसे जो है इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाती है, और अभी हम पढ़ चुके हैं कि विजन स्टेटमेंट और मिशन जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री, उसकी फ़िलासफ़ी, उसकी वैल्यूज़ जो है, उसका पर्पस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ये तय करती है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को ये तय करना चाहिए कि उसकी विजन क्या है और उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है। फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने एक इंटरनल ऑडिट भी करती है और एक्सटर्नल ऑडिट भी करती है। तो इस दोनों को मिलाते हैं, जब हम इंटरनल ऑडिट को और एक्सटर्नल ऑडिट को मिलाते हैं तो ये हमारा स्वाट एनालिसिस बनता है। ठीक है, इसको सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं इसको, कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को जो है वो मॉनिटर करती है, देखती है, और इसकी बेसिस पे फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। और गोल्स, हमने कहा कि गोल ऐसे होने चाहिए जो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, एग्रीड हों, रियलिस्टिक हो और टाइम बेस्ड होने चाहिए। ऐसे गोल ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज़ को फार्मूलेट करती है कि वो कौन से एक्शन होंगे, वो कौन से प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो कौन सा तरीकाकार होगा जिसकी बेसिस पे हम गोल्स को सेलेक्ट करेंगे। और हमने ये बात की है कि ये तीनों लेवल्स पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स जो है वो उसकी जो स्ट्रेटजी फार्मूलेशन करती है। जैसे ही गोल्स भी तीनों लेवल पे सेट होते हैं, इसी तरह से स्ट्रेटजीज़ भी तीनों लेवल पे सेट होती हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे और ऑपरेशनल लेवल पे। उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। यानी ये भी बहुत बड़ा हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रेटजीज़ फार्मूलेट कर देने से जो है वो नहीं हो जाती, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। और बाज़ का इम्प्लीमेंटेशन में भी खासी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी और फिर एंड पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उस सारे प्रोसेस को जो उसने किया उसको मॉनिटर भी करेगी, और फिर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको रिजल्ट्स को वैल्यूएट भी करेगी, और जहाँ पे भी उसको फिर करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी उसको करेक्टिव मेजर्स जो है वो लेंगे। ये सारे जो स्टेप्स हम देख रहे हैं ये सारा एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस विजन स्टेटमेंट से स्टार्ट होकर स्वाट एनालिसिस, गोल सेटिंग, फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन और फिर मॉनिटरिंग पे जाता है। लेकिन चूँकि ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस जो है वो नेवर एंडिंग होता है, तो इसका मतलब जब हम मॉनिटर और मॉनिटरिंग करेंगे और वैल्यूएशन और रिजल्ट करेंगे तो वी आर गोइंग बैक, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, जहाँ अगर हमारे रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं तभी हम विजन और मिशन स्टेटमेंट को भी देखेंगे, अपने गोल्स को भी देखेंगे, स्वाट एनालिसिस को भी देखेंगे, और फिर स्ट्रेटजीज़ को भी देखेंगे कि हमने स्ट्रेटजी कैसे जो है वो हमने सेलेक्ट की है और उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, और शायद इनमें जगह पे कोई कमी है जिसकी वजह से गोल नहीं हो रहे। और अगर हम अचीव हो जाते हैं तो इसका मतलब फिर ज़ाहिर हम नेक्स्ट गोल जाएंगे, नए गोल जो है वो चुनेंगे। हो सकता है टाइम टू टाइम विजन और मिशन स्टेटमेंट जो है उसको भी देखना पड़े, उसको भी चेंज करना पड़े। स्वाट एनालिसिस भी ज़्यादा चेंज होने वाली चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी चेंज होती हैं, वीकनेसेस भी चेंज होती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स भी चेंज होती हैं। तो इससे ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको एक ऑन गोइंग प्रोसेस की तरफ देखती है कि गोल अगर अचीव होते हैं तब भी आपको अब दोबारा से इसको देखना पड़ता है, और गोल अचीव नहीं होते तब भी आपको इन सारे प्रोसेस को देखना पड़ता है कि किसी स्टेप में किस जगह पे जो है वो किसी किस्म की ख़राबी जो है वो तो नहीं हुई। तो अभी हमने
बेसिकली पढ़ा, इसको देखते हैं। इन व्हाट ऑर्डर शुड द फॉलोइंग बी डेवलप्ड। मिशन, पहला ए जो है मिशन, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल। बी जो है मिशन, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल। थर्ड जो है वो सी है मिशन, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या तय करती है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन स्टेटमेंट बनाती है, फिर टॉप लेवल पे जो गोल बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल, और फिर टैक्टिकल और ऑपरेशन। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सी वुड बी द राइट आंसर, कि ऑर्गेनाइजेशन इस सीक्वेंस के साथ जो है वो एक ऑर्डर जो है वो डेवलप जो है वो होता है। अच्छा, जिसका भी जो सारा आपने देखा इसका भी ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। पर्पस ऑफ प्लानिंग हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जब प्लानिंग करती है तो उसका पर्पस क्या है। ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन मिलती है, रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो हमारे क्या हैं, हमने टाइप्स ऑफ प्लान जो है वो पढ़े कि ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्लान हैं उसके, और उन्हीं प्लान्स की जो है वो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी के हवाले से, उनके ब्रेथ के हवाले से वो हमने प्लानिंग जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो प्लान पढ़े। स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं और इसी तरह से टैक्टिकल लेवल के हैं और हमारे ऑपरेशन लेवल्स के प्लान हैं। और बेसिक एलिमेंट में हमने विजन स्टेटमेंट को देखा, ओवरऑल डायरेक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। मिशन स्टेटमेंट उसकी बाउंड्री के हवाले से बात करती है, उसके पर्पस के हवाले से बात करती है, वैल्यूज़ के हवाले से बात करती है, और फिलॉसफी के हवाले से बात करती है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक और टाइम बेस्ड होने चाहिए। और फिर हमने स्ट्रेटजीज़ की बात की इसमें बेसिक एलिमेंट में कि स्ट्रेटजीज़ वो प्लान ऑफ एक्शन है। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की बात हमने की कि ऑर्गेनाइजेशन ये सारे प्रोसेस को करते हुए अपने आप को देखती है कि वो कहाँ पे खड़ी है, अपने रिसोर्स की बेस पे कहाँ पे खड़ी है, और जो इन्वायरमेंट है वो कैसी है। और फिर एंड पे हमने वो प्लानिंग का पूरा प्रोसेस जो है देखा कि जिसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। थैंक यू वेरी मच।